हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी अ मिरेकल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। द नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is felt to ensure consistency and similarity regarding accounting rules and methods, which led to development of many accounting standards worldwide regarding a particular accounting treatment. Common rules and ways are adopted. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो फॉरमोस्ट नीड है, वो यही है कि कंसिस्टेंसी और सिमिलरिटी मेंटेन करना है हमको। किसमें? अकाउंटिंग रूल्स और मेथड्स और प्रैक्टिसेस में हमको कंसिस्टेंसी एंड सिमिलरिटी मेंटेन करना है, वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो आप देख लीजिए, टू हैव यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड्स। अकाउंटिंग मेथड्स में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हर एक फार्म, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म है तो वो किस टाइप के मेथड्स अडॉप्ट करेगा, कौन से रूल अडॉप्ट करेगा, वो सेम होना चाहिए। अलग अलग तरह के फार्म्स के लिए भी हर एक रूल जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेके वो सेम होना चाहिए। टू बिकम अ बेसिस फॉर audit work, to simplify accounting information, to ensure reliability on financial statements। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजर्स होते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स, बाहर के देश के भी इन्वेस्टर्स होते हैं, अपने देश के भी इन्वेस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज होते हैं, बाकी प्रेस एंड मीडिया वाले भी होते हैं। तो आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होने चाहिए वो एकदम एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सो फॉर दैट एन अकाउंटेंट नीड्स टू get rely on the accounting standards. To facilitate prevention of frauds and manipulation, it helps auditors in course of conduct of audit. It serves as a guide to accountant for accounting work. It acts as a dictator, and such accountant is not in a position to exercise his power. It serves as a service provider to the accountant. तो अकाउंटेंट के लिए जो है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 3 रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला हो गया एक गाइड का रोल या फिर एक टीचर का रोल, एक डिक्टेटर का, और एक सर्विस प्रोवाइडर या फिर एक फ्रेंड का। अगर अकाउंटेंट कहीं भी वो फंस जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रैक्टिस करे, एंड इट एक्ट्स एज अ डिक्टेटर, यानी कि कहाँ पर कौन से मेथड्स फॉलो नहीं करने, कहाँ पर अपने ओपिनियंस और इमोशंस के हिसाब से अकाउंटेंट जो है डिसीजंस नहीं ले सकता है, तो वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अ डिक्टेटर रोल प्ले करते हैं कि वहाँ पर अकाउंटेंट का अपना पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल व्यू जो भी हो, वहाँ पर उसे अकाउंटिंग रूल के हिसाब से ही इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड या फिर इंटरप्रेट करना पड़ेगा। It tries to remove the effect of diverse accounting policies and practices। तो बहुत सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स के, अकाउंटेंट्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो अलग अलग हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। बट अगर एक अकाउंटेंट उनसे एडवाइस सीख करता है तो वो अलग अलग एडवाइस देंगे। जैसे कि एक सोल प्रोप्राइटर को सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसे बेटर लगता है, वो एक स्मॉल ट्रेडर है, तो वो बोलेगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम में मेरा ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगा, ज़्यादा मुझे स्टाफ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड द बिजनेस इज सक्सेसफुल, द अकाउंट मेंटेनेंस इज वेरी मच इफेक्टिव। तो अब जो अकाउंटेंट है, दैट अकाउंटेंट वर्क्स फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो डबल एंट्री सिस्टम ही अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर उसे अकाउंटिंग रूल्स की बात सुननी है, ना कि किसी दूसरे एंटरप्रेन्योर या फिर अकाउंटेंट की। इट हेल्प्स इन कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स और ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। डिफरेंट फर्म्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए। कंपैरेबिलिटी कैसे होगी? जैसे कि बैलेंस शीट है 2 फार्म्स की, वहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया गया है। एसेट्स को एक फार्म के बैलेंस शीट पर शो किया गया है मार्केट वैल्यू पे, और एक फार्म की बैलेंस शीट को शो किया गया है कॉस्ट वैल्यू पे। तो वो दोनों
जो है वो कंपैरेबल नहीं है, या फिर एक ही फर्म के दो पीरियड्स जैसे कि 2020 और 2021 के बैलेंस शीट्स को लाया गया और एक पीरियड के बैलेंस शीट पे एसेट्स को कॉस्ट वैल्यू में शो किया गया है, तो रिजल्ट्स कंपैरेबल नहीं होंगे या फिर जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। सो यहाँ पर अकाउंटेंट को फॉलो करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिसके हिसाब से हमें एसेट को कॉस्ट वैल्यू में रिकॉर्ड करना होता है। यहाँ पर किसी और की बात नहीं सुननी है, किसी और के एक्सपीरियंस को नहीं सुनना है, यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सुनना है। तो यही है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव। इट सर्व्स एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट सो दैट यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन्ड इन द अकाउंटिंग statements. Some points to remember about accounting standards. AS, Indian Accounting Standards, INDAS, International Accounting Standards, IAS, and Generally Accepted Accounting Principles, GAAP and IFRS. तो इन सब के हमने वर्क, इन सब का रोल क्या होता है, ओरिजिन और फुल फॉर्म हमने सब एक प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो इसमें स्लाइटली समझ लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या रहते हैं। IAS and IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड गैप, ऑल ऑफ दीज कम अंडर AS। ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही होते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों बनाया गया है? जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर किसी भी कंट्री के लिए क्यों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर्टिकुलरली होते हैं? सो दैट फॉर फाइनेंशियल एंड बिजनेस एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन्स विद इन द कंट्री के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं फाइनेंशियल नेचर के, जो भी अकाउंटिंग वर्क हो रहा है उसमें कौन सा रूल अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए ज़रूरी है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड इट इज़ इशूड बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करता है तो उसके लिए उसे चाहिए गैप, IFRS एंड IAS। तो IFRS और IAS तो आपने जैसे प्रीवियस वीडियो में समझा था एक ही है। IAS जो है प्रीवियसली उसे IAS के नाम से जाना जाता था एंड नाउ इट इज नोन एज IFRS। IAS जो था सिर्फ IAS था, बट उसमें कुछ अपडेशन के बाद, कुछ एडिशन के बाद उसे फिर IFRS जाना जाता है। IAS को इशू किया था IASC ने, फिर IASC जब कन्वर्ट हुआ ये बन गया IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। IASC इज द प्रेडिसेसर ऑफ IASB। तो इसके बाद IASB ने जो रूल्स को इशू किया दैट वर नोन एज IFRS। तो अब गैप और IFRS में डिफरेंस क्या है, यानी कि ये दोनों चीज़ें तो सेम है। तो गैप और IFRS में डिफरेंस क्या है? गैप इज US बेस्ड एंड IFRS इज इंग्लैंड बेस्ड, यानी कि ये जो FASB है ये US का एक बॉडी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, और IASB जो है ये इंग्लैंड का बॉडी है, अकाउंटिंग बॉडी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब ये कंट्रीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन से गैप को फॉलो करेंगे या फिर IFRS को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से कंट्रीज कौन से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, यानी कि गैप और IFRS, और साथ ही जानेंगे कि इंडिया हम लोग का कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड है। सो टिल देन बाय बाय एंड सारी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिए। इट विल मेक योर सर्च क्विकर एंड इफेक्टिव। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।